गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हमने छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन ही वो कर ली थी हमने। उसमें हम कर रहे थे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको हम एग्जैक्टली क्या कर सके, रिवर्स कर सके। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली वैसा ही ला सके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है इनफाइनाइटेबली स्लोली चलती है, बहुत धीरे 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 चलती है। उसका हर एक स्टेप जो होता है डायरेक्ट प्रोसेस का, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट। ये एक प्रोसेस है जिसको किया जाता है इनफाइनाइटेबली स्लोली, बहुत धीरे धीरे किया जाता है। सो दैट ऑल चेंजेस, ताकि सारी चेंजेस जो है अकरिंग इन द डायरेक्ट प्रोसेस, जो किसमें हो रही है? डायरेक्ट प्रोसेस में हो रही है, कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। उनको एग्जैक्टली क्या कर किया जा सके? रिवर्स किया जा सके। एंड द सिस्टम, और हमारा जो सिस्टम है, रिमेन्स ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और हमारा जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट किस में रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ। एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के चलने के दौरान कोई भी स्टेज देखें तो आपका सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ कैसा रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ये कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है, और इसमें जो हमें वर्क मिलता है वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मैं आपको पहले बता दूं, रियलिटी में कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। ये प्योरली इमेजिनरी कंसेप्ट है। कोई भी हमारे पास ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसको हम 100% क्या कर सके? रिवर्सिबल कह सके। तो आपको समझने के लिए कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस डाली हुई है और यहाँ पे हमने क्या फिट की हुई है? फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगाई हुई है, जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैस को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसके ऊपर पिस्टन लगाई थी, गैस, इसके अंदर क्या है? गैस है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इस पिस्टन के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। तो जहां पे प्रेशर जनरेट होगा, ऊपर क्या है, बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है, वहां पर भी गैसेस हैं, वो यहाँ पे प्रेशर डाल रही है। तो ये पिस्टन के ऊपर वाला जो प्रेशर है इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, और जो गैस अंदर से जहां डेवलप कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल प्रेशर। अब ये पिस्टन ऊपर जाएगी जहां नीचे जाएगी, ये डिपेंड करेगा कौन सा प्रेशर जो है वो हाई है। अगर ये वाला प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो पिस्टन धीरे धीरे धीरे, डिपेंड करता है कितना हाई है। अगर बहुत ज्यादा हाई है तो एकदम से पिस्टन नीचे आ जाएगी, अगर बहुत ज्यादा कम है तो पिस्टन एकदम से ऊपर जाना शुरू कर देगी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई हुआ, स्मॉल थोड़ा सा हाई हुआ, तो ये पिस्टन धीरे 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 नीचे आएगी। और अगर इंटरनल प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर हाई हुआ, तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगी, प्रोवाइडेड की जो प्रेशर का डिफरेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में वो स्मॉल डिफरेंस रहना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा डिफरेंस हुआ तो ये पिस्टन फिर रैपिडली जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगी। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट है, ऐसी कोई भी प्रोसेस जो रैपिडली होती हो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा स्लोली चलती है, इनफाइनाइटेबली बिल्कुल स्लोली चलती है। तो ये कैसे चलेगी, इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास रेत है। रेत के जो दाने होते हैं उसका वेट बहुत कम होता है। मान लीजिए हम इस पिस्टन के ऊपर एक रेत का जो है वो दाना रखते हैं। अब इसका वेट पड़ेगा, फोर्स लगेगी, तो पिस्टन के ऊपर क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो दाना रखने से पहले हम मान लीजिए ये पिस्टन रुकी हुई थी, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। हम ये सपोज करके चलते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या थे? बराबर थे। जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा था उतना ही प्रेशर गैस का अंदर से लग रहा था। तो ये इक्विलिब्रियम जो हमारी पिस्टन थी वो एक जगह रुकी हुई थी। अब हम यहाँ पे रेत का एक क्या है? दाना रखते हैं। तो इससे क्या होगा? पिस्टन के ऊपर क्या पड़ेगा? वेट पड़ेगा, बट
बहुत स्मॉल वेट रखा हुआ हमने। रेत का एक दाना कितना सा होता है, छोटा सा होता है, तो पिस्टन स्लाइटली जो है वो नीचे मूव करेगी, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे मूव की है, इतनी स्लोली प्रोसेस जो होगी। फिर हम एक और दाना रखते हैं, ऐसे करते करते हम दाने रखते जाएंगे रेत के, तो धीरे 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 पिस्टन के ऊपर वेट पड़ेगा, धीरे 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 पिस्टन जो है वो स्लोली स्लोली नीचे मूव करेगी। और हमें जो है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिस्टन जो है वो नीचे जा रही है, इतनी स्लोली ये प्रोसेस चलेगी। अब आपने एक धीरे धीरे दाना डालते 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 इसके ऊपर आपने रेत का ढेर लगा दिया, तो पिस्टन थोड़ी 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 मूव करते हुए नीचे आएगी। अब हम क्या करें, एक दाना जहां से उठा लें तो वेट कम हो जाएगा, फिर जे पिस्टन धीरे से ऊपर उठेगी, पर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। तो ऐसे करते करते एक एक रेत का दाना आप उठाते जाइए, तो जैसे जो पिस्टन धीरे 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 नीचे गई होगी, ऐसे ही जो पिस्टन धीरे 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 ऊपर आएगी, क्योंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर आप कम कर रहे हो। जब आप दाने रख रहे थे तो एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से जब प्रोसेस स्लोली होती है, जैसे जो नीचे जा रही थी, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, अब आप उसको ऊपर ला रहे हैं, दिस इज इनडायरेक्ट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे जो नीचे गई, जो रास्ता से नीचे जाने में अडॉप्ट किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही ये फॉलो करती है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और इरिवर्सिबल क्या होगी, इसका अपोजिट होगी। जो प्रोसेस ऐसे नहीं की जा सके, जिसको हम एग्जैक्टली रिवर्स ना कर पाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमने जहां पे रेत के दाने की बजाय 1 kg का पत्थर रख दिया होता, तो ये पिस्टन एकदम से नीचे आ जाती। अब इस पत्थर को आप उठाते तो एग्जैक्टली वैसे ही पिस्टन ऊपर नहीं जाती, जैसे नीचे आई वैसे जी ऊपर नहीं जाती। तो इसको हम क्या बोलते, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते। तो ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगाती है, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाना है, और इसमें हमें जो वर्क मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है, वो मैक्सिमम होता है। ये जो रिएक्शन है ये रैपिडली चलती है, इसको फाइनाइट टाइम लगता है, इनफाइनाइट नहीं लगता है, और ये रैपिडली होती है, और इसमें हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये आपने डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं। तो जहां पे एक कंसेप्ट आया साथ में इक्विलिब्रियम का, कि जो सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम एक अलग से चैप्टर है, वहां पे हम डिटेल में करेंगे। जहां पे आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझाने के लिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हम जहां से पानी डाल रहे हैं, ये पाइप लगाई हुई है, जितना इसका डायामीटर है उतना ही यहाँ पे हमने आउटलेट रखा हुआ। जी इनलेट है पानी डालने के लिए, और ये क्या है, आउटलेट है, जहां पे हमने इसको बंद करने के लिए स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं, टूटी लगाई है जिसको हम बोलते हैं। अब जहां से हम पानी डालना शुरू करते हैं, तो इस कंटेनर में धीरे 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 जो है लेवल बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये लेवल जहां पे पहुंच जाता है, अब हम क्या करते हैं, इस टूटी को जहां से स्टॉप कॉक को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जहां से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर दोनों पाइप का जो है डायामीटर एक जैसा है, तो जितना पानी जहां से आएगा उतना ही पानी जहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो लेवल इसका कांस्टेंट हो जाएगा। मान लीजिए जहां पे पानी का लेवल पहुंचा था, जब आपने इसको खोला तो आपको ऐसा लगेगा इसमें पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पानी नहीं डाल रहे हैं क्या आप, पानी तो आप डाल रहे हैं, पर जितनी स्पीड से जितना पानी इसमें ऐड हो रहा है, उतना ही पानी जहां से बाहर निकल रहा है। तो इसमें दो प्रोसेस चल रही है, एक तो पानी ऐड करने वाली प्रोसेस चल रही है, एक पानी को निकालने वाली प्रोसेस चल रही है। तो जब दोनों का रेट, दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, जिस रेट से जहां से पानी इंटर करेगा उस रेट से जहां पानी निकल जाएगा, तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। उस केस में यहाँ पानी का लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो होती है, इक्विलिब्रियम कब आता है किसी सिस्टम में, जब उसमें दो प्रोसेस चल रही हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लीजिए जहां पे मैं खड़ा हूँ, एक पाँव में आगे रखता हूँ चलने के लिए, फिर मैं वापस पीछे आ जाता हूँ, फिर एक पाँव आगे रखता हूँ, फिर मैं पीछे आ जाता हूँ। जितना मैं डिस्टेंस आगे चलता हूँ एक पाँव से, उतना ही डिस्टेंस में पीछे आ जाता हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर जहां पे खड़े हैं वहीं पे हैं, सर चल नहीं रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है, मैं चल तो रहा हूं।
पर मैं दो प्रोसेस चल रही है, एक मेरी प्रोसेस है मुझे आगे लेके जाने वाली, दूसरी है मुझे पीछे लेके जाने वाली। मैं लगातार चलता जा रहा हूँ, रुका हुआ नहीं हूँ, पर मैं डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोशन में दो प्रोसेस चल रही है, एक मुझे आगे लेके जा रही है और एक मुझे पीछे लेके जा रही है। जिस स्पीड से मैं आगे जा रहा हूँ उसी स्पीड से मैं पीछे आ रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर रुके हुए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर मैं दो कदम आगे चलता और एक कदम पीछे आ जाता, फिर दो कदम आगे चलता, फिर एक कदम पीछे आ जाता, तो आपको लगता कि सर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें भी दो प्रोसेस चल रही हैं, पर दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। दो कदम मुझे एक आगे लेके जा रही है, एक कदम मुझे पीछे लेके आ रही है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है सिस्टम की, जब आपको ऐसा लगता है इसमें कोई वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हो पा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है या वॉल्यूम है, जो वो चेंज नहीं हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है, चेंजेस उसमें लगातार हो रही होती हैं, पर उसमें दो अपोजिंग प्रोसेस चल रही होती हैं। एक उसको आगे की तरफ लेके जाने वाली होती है, उसको फॉरवर्ड प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरी उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आने वाली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड प्रोसेस। जब दोनों की स्पीड, दोनों का रेट एक जैसा हो जाता है, उस समय हम बोलते हैं सिस्टम किसमें आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो ये तभी होता है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल बैक भी आ सके, अगर आगे जा रहे हैं तो वापस भी आ सके, तभी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, तो क्योंकि उसमें आप प्रोसेस को एग्जैक्टली वापस नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, उस केस में इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। जैसे मैं सिंपल सी आपको जो एग्जांपल बताई है, एक तो मैंने आपने चलने की, दूसरी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हम किसी कंटेनर में, जो टंकी है पानी की, इसमें एक पाइप से पानी आ रहा है, दूसरी से जा रहा है। पहले हमने जहां इसको खोला नहीं था, तो एक ही प्रोसेस चल रही थी, पानी ऐड हो रहा था, पानी निकलने वाली प्रोसेस शुरू नहीं हुई थी। अब मैंने इस टैप को खोल दिया तो दूसरी प्रोसेस भी शुरू हो गई, जहां से पानी निकलना शुरू हो गया। अगर मैं यहां से बंद कर दूं, इसको ओपन कर दूं, फिर एक प्रोसेस चलेगी, पानी से निकलेगा, आएगा नहीं, तो यहाँ पे लेवल जो है पानी का नीचे चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूं, इसको ऑन कर दूं, तो पानी का लेवल ऊपर जाना शुरू कर देगा। पर अगर मैं दोनों को खोल दूं, एक पानी का लेवल नीचे लेके जा रहा है, दूसरा उसको ऊपर लेके जा रहा है, अगर दोनों का रेट बराबर हो जाए, जिस स्पीड से पानी नीचे जा रहा है उसी स्पीड से पानी ऊपर आना शुरू हो जाए, तो लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा इसमें पानी ना तो ऐड हो रहा है ना पानी निकल रहा है, पर दोनों ही प्रोसेस चल रही है, दोनों ही बराबर स्पीड में चल रही है। एक पानी ऐड कर रही है, दूसरा पानी निकाल रही है। तो जब किसी सिस्टम में दो अपोजिंग प्रोसेस एक ही स्पीड से चल रही हो, उस समय हम सिस्टम को बोलते हैं, जो सिस्टम किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसकी हर स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने जहां पे एक पत्थर रखा, अगर रेत का एक दाना रखा, ये पिस्टन धीरे से नीचे आएगी, पर अंदर से जो है गैस का प्रेशर लगेगा, ये धीरे धीरे वापस उसी जगह आएगी। तो एक ऊपर से नीचे लेके आ रही है, दूसरी नीचे से ऊपर ले, दो अपोजिंग प्रोसेस चल रही है। तो ये आपको लगेगा नहीं कि पिस्टन हिल रही है, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो है बराबर स्पीड से चलेंगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बाकी हम जब इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां पे पूरा डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, वहां केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह करेंगे हम वहां पे। नेक्स्ट इसमें आता है वर्क। तो वर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, अगर उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, तो हम कहते हैं इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। जब हम सिंपल शब्दों में कहें कि किसी बॉडी के ऊपर कहीं पे फोर्स लग रही है, अगर वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो अगर डिस्प्लेस होता है थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, तो हम बोलते हैं इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। जैसे मैंने ये एक बॉडी दी हुई है, जहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट जो है मूव करती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इसमें क्या चेंज आई है, ये ए बी सी डी हमारी बॉडी थी, ये ए बी सी डी हमारी बॉडी है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस जो है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वो ट्रेवल किया है, तो हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और वर्क जो होता है मैथमेटिकली किस तरह होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स जो है वो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो
वर्क किस तरह है, एफ इंटू डी एल। मैंने यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है, डी एल है, तो वर्क किस तरह रहेगा, एफ इंटू डी एल। इस तरह का जो वर्क होता है जब हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी मूव करती है, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। वर्क डिफरेंट टाइप का होता है, आगे जाके आपने पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन। तो इन जनरल जो है वर्क किस तरह का होता है, कोई जनरलाइज फोर्स होती है और कोई जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि मेरे हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरे पास बुक है, तो इस बुक में हम यहाँ पे कोई पानी का यहाँ पे ड्रॉप रखते हैं। अगर ये बुक जो है फ्लैट है, इसकी सरफेस स्मूथ है, ना ये ऐसे हाइट है ना इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। जहाँ हम अपनी हथेली की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मैंने हथेली के ऊपर पानी का ड्रॉप रख दिया, पानी रख दिया इसमें, ये पानी किस तरफ जाएगा, तो पानी को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है, अगर मैं ये हाथ ऐसे करूं तो पानी इस तरफ चला जाएगा, अगर मैं ऐसे करूं तो पानी इस तरफ आ जाएगा। तो पानी के फ्लो करने के लिए दो एंड के बीच में हाइट का डिफरेंस होना जरूरी है। यहाँ से अगर ऐसे कर दिया, ये हाइट कम हो गई, ये वाली ऊंची हो गई, तो पानी इस तरफ चला जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दिया, ये हाइट ऊपर हो गई, ये वाली नीचे हो गई, तो पानी इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए दो एंड के बीच में जो हमारे पास कंडक्टर है, जो बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है तो उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए कि दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली जहां पे हम यूज कर रहे हैं, ईएमएफ जो होता है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन टू एंड्स। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो किस तरह होता है, ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ना है 12th क्लास में, वहां पे हमने डिस्कस करना है पूरा कि इलेक्ट्रिकल वर्क किस तरह होता है। यहाँ पे आप फिलहाल याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे होता है, ये भी आपने 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी आपको बता दूं, ये एक बेसिकली डिवाइस है जो हमारा जो केमिकल एनर्जी है रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आप हम वहाँ पे जो 11th में ही आपने एक चैप्टर पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। 12th में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे आप उसको याद रखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो किस तरह होता है, NFE सेल। यहाँ पे N क्या है, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। F क्या होता है, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो 1 फैराडे किस तरह होता है, 96,005 कूलम, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली। तो इसको हम फैराडे में देते हैं, और 1 फैराडे किस तरह होता है, 96,500 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट ये होता है 96,484 कूलम होता है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लेते हैं 96,500 कूलम। ई सेल क्या है, ये है ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो किसी भी वर्क के लिए जरूरी होता है कोई जनरलाइज फोर्स होनी चाहिए और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जनरलाइज फोर्स है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो वर्क जो है डिफरेंट टाइप का होता है, मैंने आपको बताया। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया मैकेनिकल वर्क है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। आगे जाके हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, वो हमारा वर्क ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। बाकी वर्क जो है ये पाथ फंक्शन होता है, आपने याद रखना है। वर्क क्या है, ये पाथ फंक्शन है। ये आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है, वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन है। वर्क डिपेंड करता है आप वर्क कैसे कर रहे हैं, पाथ क्या है। तो एक स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट वर्क जो है ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने छत पे चढ़ना है, तो अगर आप लिफ्ट के थ्रू जाते हो या रस्सा बांध के जाते हो, जहाँ आप सीढ़ियां चढ़ के जाते हो, तो अलग अलग वर्क होगा, एक जैसा वर्क काम नहीं करना पड़ेगा आपको, अलग अलग होगा। तो वर्क जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। केवल आपको एग्जाम में पूछ लेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होते हैं। तो वर्क के यूनिट होते हैं अर्ग्स या जूल्स,
तो 1 जूल जो होता है ये होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। अगर हम फोर्स 1 न्यूटन की लगा रहे हैं और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है 1 मीटर, तो उस समय जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं 1 जूल। जहाँ इसको हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है। सीजीएस या एसआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप फोर्स को लिख लीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब उनका यूनिट लिख लीजिए, आप मास का यूनिट लिख लीजिए, एक्सेलरेशन का यूनिट लिख लीजिए और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 जूल इसी के बराबर होता है। तो 1 जूल आपको अर्ग के बारे में बताया कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है। देन है वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन, जहाँ इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं। बेसिकली जो मैकेनिकल वर्क की फॉर्म है, ये वर्क जो होता है जो थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे हम गैस को क्या करते हैं, जहाँ हमारा सिस्टम जहाँ पे गैस रहता है, गैस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, ये हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस दौरान जो वर्क होता है, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसको हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर गैस कंप्रेस की होती है तो उसको हम वर्क ऑफ क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। अब देखिए कब होगा एक्सपेंशन, कब होगा कंप्रेशन, कब होगा, उसको समझने के लिए आप चलिए मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर में हमने गैस रखी हुई है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके ऊपर जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर एयर का लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप खुद से भी लगा सकते हैं, पिस्टन भी लगा सकते हैं। जनरली हम इसको ओपन रखते हैं, तो ओपन ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जो गैस है जी, गैस इसके साथ जो अगर हम यहाँ पे अगर पिस्टन रखते हैं उसके साथ स्ट्राइक करेगी तो गैस का भी अपना प्रेशर है। गैस का प्रेशर कहाँ से आता है, जब वो वाल कंटेनर के वाल के साथ कोलाइड करते हैं, वहां पे जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब यहाँ पे दो तरह के प्रेशर हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है एयर का, दूसरा प्रेशर है इंटरनल प्रेशर किसका, गैस का। अब ये गैस कंप्रेस होगी या एक्सपैंड होगी, ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है और इंटरनल प्रेशर गैस का क्या है, लो है, उस केस में गैस जो है वो क्या करती है, कंप्रेस करती है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली कम हुआ, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ, तो गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है। दोनों ही चाहे एक्सपेंशन हो रही हो चाहे कंप्रेशन हो रही हो, वर्क हो रहा होता है। वर्क कौन कर रहा है ये भी आपने समझने की कोशिश कर ली है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो गैस क्या करेगी, कंप्रेस होगी, तो गैस के ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। हमारा सिस्टम जहां पे क्या है, हमने गैस को एक सिस्टम लिया है। तो दो तरह के वर्क आपको मिलेंगे, वर्क डन वाला सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। आगे जाके हमने साइन कन्वेंशन की बात करनी है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन क्या होता है, वर्क डन वाला सिस्टम का साइन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो गैस कंप्रेस होगी, उस समय गैस के ऊपर वर्क हो रहा है। जहां हम पिस्टन लगाएं तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएं तो हम वर्क कर रहे हैं गैस के ऊपर, गैस क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। अगर हम पिस्टन को ऐसे छोड़ दें तो गैस का प्रेशर अगर ज्यादा है तो गैस क्या करेगी, धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी। तो कौन काम कर रहा है, अब गैस काम कर रही है। गैस जो है वो ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी अगर हमने जहां पे पिस्टन लगाई है। अगर ओपन एयर भी है तब भी अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, इट मींस गैस का प्रेशर स्लाइटली हाई है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो गैस काम कर रही है। पहले वाले केस में जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, जब गैस कंप्रेस हो रही है तो गैस के ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जब एक्सपेंशन हो रही है, गैस काम कर रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ये भी आपने थोड़ा सा नोट रखना है। तो हमने जो एक सिलेंडर ले लिया, अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इस सिलेंडर का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हमने गैस रखी हुई है। अब मान लीजिए ये एक्सपैंड करती है या कंप्रेस करती है, दोनों ले सकते हैं आप लोग। अगर हम जे प्रेशर हाई होगा, मान लीजिए जहां से कंप्रेस होकर गैस जहां पहुंच गई, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया गैस ने, कितना, dl। अगर हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, तो हम ये सपोज करके चलते हैं, ये लेवल था गैस का और एक्सटर्नल प्रेशर लो था, तो गैस एक्सपैंड करते हुए कहां पहुंच गई, जहां पहुंच गई, तब भी इसने स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, dl। तो दोनों तरह से आप वर्क को देख सकेंगे आप कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या है। तो जितना काम कंप्रेस करने में लगेगा उतना ही काम होगा एक्सपैंड करने में, दोनों वर्क बराबर ही होंगे अगर डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है गैस ने। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर P is
स्लाइटली हायर देन द इंटरनल प्रेशर, अगर बाहर वाला प्रेशर थोड़ा सा भी क्या है हाई है इंटरनल प्रेशर से, तो गैस विल कंप्रेस, गैस क्या हो जाएगी कंप्रेस। इफ एक्सटर्नल प्रेशर P is slightly less than internal pressure of the gas, then gas will expand। जी आपने दो बातें नोट रखनी है। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे कि वर्क किस बराबर होगा। आप जानते हैं प्रेशर जो होता है ये किस बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए हम ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, P है। तो फोर्स यहां से किसके बराबर आएगा, फोर्स आता है प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स को हम F लिख लें, प्रेशर को P लिख लें, एरिया को हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं A सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे एक्सपैंड हो रही है चाहे कंप्रेशन हो रही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है पिस्टन की या गैस की, एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस समय स्मॉल वर्क जो है हम उसको लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू से। इसमें डी नहीं लिखा जाता स्मॉल वर्क के लिए, याद रखना है। ये एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा मतलब स्मॉल वर्क। तो ये किस तरह आएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा डब्ल्यू किस तरह आएगा, एफ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारी डीएल। तो बट फोर्स किस तरह है, प्रेशर इनटू एरिया, तो जाएगा पी इनटू एरिया इनटू डीएल। अब ए क्या है एरिया, डीएल क्या है डिस्टेंस है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वॉल्यूम। तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो स्मॉल वॉल्यूम में चेंज आएगी। अगर ये वॉल्यूम चेंज स्मॉल दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है बड़ी लार्ज चेंज आई है, पर हम इसको सपोज करके चलते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना आ जाएगा डीवी आ जाएगा। तो एरिया इनटू लेंथ किस तरह होता है वॉल्यूम। तो स्मॉल वर्क किस तरह आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ए इनटू डीएल किस तरह आएगा डीवी आ जाएगा। ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, स्मॉल वर्क डन है, और डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। तो स्मॉल वर्क डेल्टा डब्ल्यू किस बराबर आएगा, पी डीवी के बराबर आएगा। तो अब फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने याद रखना, अगर प्रोसेस जो गैस है हमारी वो रिवर्सिबली एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस कर रही है, तब वर्क किसके बराबर होता है। तो जब रिवर्सिबल काम होता है तो स्लाइटली चेंज आती है, स्मॉल चेंजेस आती हैं, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज आती है, तो स्मॉल वर्क आएगा डेल्टा डब्ल्यू किस तरह आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे हम V1 से V2। V1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 क्या है फाइनल वॉल्यूम है। जब हमने स्लाइटली प्रेशर चेंज किया तो गैस की वॉल्यूम जो है वो स्लाइटली चेंज होगी। पहले उसकी वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, फिर हमने स्लाइटली प्रेशर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगी, अगर डिक्रीज करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगी, वो बाद में हम बात करते हैं। तो हमने स्लाइट चेंज इन प्रेशर लाया, उस समय स्मॉल वर्क आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले वॉल्यूम क्या थी, फाइनल वॉल्यूम क्या थी, फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल क्या है V1 है। V2 किस तरह होगा, ये आएगा V1 में स्मॉल वॉल्यूम चेंज आएगा, V1 प्लस DV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो ये बन जाएगी फाइनल वॉल्यूम। तो V1 से लेके V2 तक आप इंटीग्रेट करना है, PdV ये आएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, बाद में बात करते हैं। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कब आती है, जब रैपिड चेंज आती है। तो गैस रैपिडली कब कंप्रेस होगी, रैपिडली एक्सपेंड कब होगी, जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस होगा, लार्ज डिफरेंस होगा। पी जो है एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा बहुत इंटरनल प्रेशर से, जहाँ लो होगा बहुत ज्यादा, तो उस केस में वॉल्यूम में लार्ज स्केल पे चेंज आएगी, स्मॉल चेंज नहीं आएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास स्मॉल वर्क नहीं आएगा, हमारे पास वर्क आएगा डब्ल्यू, किसका आएगा, जहां अगेन आपने इंटीग्रेट करना है V1 से V2 PdV। तो P जो है एक्सटर्नल प्रेशर है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, जो भी रखना है जितना भी रखना होगा। तो इंटीग्रेट आप क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर V1 से V2 dV। तो dV की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx किस बराबर होता है, ये x के बराबर होता है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, इसको पहले जब आगे इंटीग्रेशन V आ गई तो लिमिट नीचे रखिए V1, ऊपर रखिए V2। तो कैसे किया जाता है इसको, ये आपने मैथ में पढ़ना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो P आ गया अपर लिमिट V2, इस V की जगह क्या लिखेंगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम को हम क्या लिख लेंगे डेल्टा V। तो डेल्टा तब यूज करते हैं जब लार्ज चेंज आए, ये जो डेल्टा होता है ये हम यूज करते हैं जब स्मॉल चेंज आए। तो P डेल्टा V आ जाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल के लिए आएगा P डेल्टा V, और रिवर्सिबल के लिए आएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। अब साइन कन्वेंशन आपने याद रखने हैं, वर्क डन वाला सिस्टम हो, अगर जैसे गैस
जो है वो एक्सपैंड करेगी तो गैस काम करेगी, तो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है। याद रखना उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये रखे गए हैं, इसको आपने चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय सिस्टम जो होता है, ये नेगेटिव साइन होता है इसका। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है, जैसे गैस कंप्रेस करनी है तो हमें गैस के ऊपर काम करना है, तो हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है, जैसे वर्क का कंप्रेशन है, उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ये आपने याद रखना है। अब हम आगे करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस अगर एक्सपैंड कर रही है, कंप्रेस कर रही है, तो वर्क किसके बराबर होगा। ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आती है। तो नेक्स्ट के बाद ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। और रिवर्सिबल प्रोसेस आप जानते हैं जो इनफाइनेटसिमली स्लोली चलती है। आइसोथर्मल का मतलब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। एक्सपेंशन का मतलब है गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, और गैस के द्वारा वर्क मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस एज स्मॉल वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क डन अभी हमने पीछे किया, किस तरह आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी डी बी, वेयर पी क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, और डी बी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है। हम पी की बजाय क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू किस तरह आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डी बी। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है। वर्क डन बाय सिस्टम का साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। अगर कंप्रेशन हो रहा होता तो हम जहाँ प्लस साइन लिखते हैं, क्योंकि फिर गैस के ऊपर काम होता। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या साइन लिखा है, नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। अब गैस जब वो एक्चुअली एक्सपेंड कब करेगी, जब जो एक्सटर्नल प्रेशर है गैस के ऊपर जो है पड़ रहा है, वो स्लाइटली कम होगा किससे, जो गैस का अपना प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है। तो गैस विल एक्सपैंड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर विल बी स्लाइटली लेस देन इंटरनल प्रेशर। थोड़ा सा भी अगर फर्क हुआ स्लाइटली, तो गैस एक्सपैंड करना शुरू कर देगी। रिवर्सिबल प्रोसेस में कह रहे हैं, ऐसा इरिवर्सिबल भी एक्सपैंड करेगी, पर उसमें ज्यादा लार्ज चेंज आएगी, उसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा प्रेशर में, तो गैस एकदम से जो है एक्सपैंड करेगी। इसमें रिवर्सिबल में स्लाइटली धीरे धीरे इनफाइनेटसिमली स्लोली चलेगी। तो पी एक्सटर्नल बेसिकली क्या है, जो इंटरनल प्रेशर उससे थोड़ा सा कम है। मान लीजिए कितना कम है, डीपी कम है, तो पी एक्सटर्नल किस तरह आएगा, जो इंटरनल प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम है, माइनस डीपी। तो पी एक्सटर्नल आएगा पी इंटरनल माइनस डीपी। डीपी क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, जो दोनों के बीच में फर्क है, किसके बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में। एक्सटर्नल लो है तो इसलिए इंटरनल में से माइनस करना पड़ रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो कंप्रेशन में हाई लिखेंगे, तो उसमें हम पी इंटरनल प्लस डीपी लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा है। इसमें कम है तो हमने माइनस लिखा है। तो डेल्टा डब्ल्यू किस तरह आएगा, पी एक्सटर्नल की जगह आप लिख दो पी इंटरनल माइनस डीपी, तो माइनस पी इंटरनल माइनस डीपी इंटू डीबी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस पी इंटरनल डीबी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस डीपी डीबी आ जाएगा। डीपी भी स्मॉल है, डीबी भी स्मॉल है, दोनों का प्रोडक्ट भी स्मॉल आएगा, तो इसको हम निग्लिजिबल ले सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा, माइनस पी इंटरनल डीवी आ जाएगा। अब आपको आइडल गैस ली गई है, तो आइडल गैस के लिए आपको पता होना चाहिए पीवी इज इक्वल टू किस तरह होता है, एनआरटी। जो हमने पीछे चैप्टर किया स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमने आइडल गैस इक्वेशन की थी। तो पीवी किस तरह होता है, एनआरटी। तो यहाँ पे पी क्या है, बेसिकली गैस का, आइडल गैस का प्रेशर होता है, तो यानी इंटरनल प्रेशर। तो पी इंटरनल वी किस तरह आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो पी इंटरनल किस तरह आएगा, एनआरटी वन वी आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क निकालना है। टोटल वर्क का कितना होगा जब गैस एक्सपेंड करेगी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पी इंटरनल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू किस तरह आएगा, माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी आ जाएगा। तो टोटल वर्क जब गैस एक्सपैंड करेगी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे डीवी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करनी है V1 से V2। तो W किस तरह आएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का है, V1 से V2 nRT अपॉन V इंटू dV इक्वल टू क्या आएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, वो कांस्टेंट होंगे, जितनी आपने गैस ली होगी उसके मोल फिक्स्ड होंगे। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है,
आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो जाएगा माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 1/v बचेगा dv। अब आपको याद होना चाहिए, आपने जो मैथ में पढ़ना है बच्चे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट नहीं है, तो वहां पे आप इसको पढ़ लीजिए, अपने टीचर से समझ लीजिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बना के भेज दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया वहां से तो 1/x dx हो, अगर याद रखना है 1/x dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है log नेचुरल x, log नेचुरल x। तो यही मैंने लिखा है यहाँ, x की जगह क्या है v है और dx की जगह dv है, तो 1/v dv की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log नेचुरल v आएगी। तो ये लिख दिया मैंने, w इक्वल टू माइनस एन आर टी log नेचुरल v। लिमिट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपने ये दो लाइन ड्रा करनी है, इनिशियल जहां फाइनल जहां, तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल लगाना है, तो ये आएगा माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल वी फाइनल V2 माइनस लॉग नेचुरल वी इनिशियल क्या है V1, तो माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल V2 माइनस लॉग नेचुरल V1। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, log A माइनस log B किसके बराबर होता है, जो होता है log A डिवाइडेड बाय B। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, log V2 माइनस log V1 जाएगा माइनस एन आर टी log V2 डिवाइडेड बाय V1। अब जो नेचुरल लॉग है, आप याद रखिए नेचुरल लॉग को अगर आपने कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में, LOG जो होता है ये कॉमन लॉग होता है, LN जो जब लिखा जाता है ये नेचुरल लॉग होता है। तो नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना हो अगर कॉमन लॉग में, याद रखना है किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से। ये हमेशा याद रखना है, जब भी नेचुरल लॉग को आपने कन्वर्ट करना है कॉमन लॉग में तो किससे मल्टीप्लाई करना आपने, 2.303 से। तो W क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी 2.303 log V2 upon V1। अब आपने LN की जगह LOG लिख लेना है, LOG होता है कॉमन लॉग, तो W किस तरफ आएगा, माइनस 2.30 पहले लिख लिया आपने, माइनस 2.303 NRT log V2 upon V1। तो ये आपका आ गया वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर आपने कंप्रेशन का निकालना होगा सेम फार्मूला रहेगा, जहां पे प्लस कर देना आपने, तो वर्क डन ऑफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या आएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आ जाएगा, सेम लिखना है, W इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2.303 NRT log V2 upon V1। वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन की जगह क्या लिखोगे, कंप्रेशन, तो सेम लिख देना आपने, W इक्वल टू क्या लिखना है, प्लस 2.303 NRT log V2 upon V1। अब आपको ये पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था वहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V2 upon V1 किस बराबर होता है, P1 upon P2 होता है। तो आप इसी क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं, तो ये किस तरह आएगा, माइनस 2.303 NRT log P1 upon P2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी वर्क का फार्मूला है, अगर प्रेशर दिए होंगे आपने जे वाली इक्वेशन लगा देनी है, अगर वॉल्यूम दी होगी तो जे वाली आपने इक्वेशन लगा देनी है, दोनों ही। ये डिपेंड करता है, आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाए तो दिया क्या है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दी है, या इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। अगर आपने वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकालना है तो साइन माइनस लगाना है, 2.303 NRT log V2 upon V1 जब वॉल्यूम दी होगी। जब आपको प्रेशर दिए होंगे तो आपने सेम फॉर्मूला लगाना है, P1 ऊपर लिखना है, P2 नीचे लिख देना है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के लिए। कंप्रेशन के लिए क्या करना है, आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये फार्मूला होगा वर्क का, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो फार्मूला एक ही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं अलग अलग देखते हुए। वर्क ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का बताया, माइनस 2.303 NRT log V2 upon V1 होगा। अगर आप इसको V2 ऊपर लिखा नीचे लिखा जाते हैं, V1 को ऊपर लेके जाते हैं, तो जहां माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2.303 NRT log V1 upon V2, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिकल ये सेम चीजें हैं। फिर आप अगर P2 upon P1 लिखना चाहते हैं तो ये क्या आएगा, आपको पता है V2 upon V1 मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास P1 upon P2 जो है ये आता है V2 upon V1 आता है। तो V2 upon V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, P1 upon P2, जहां पे क्या आ जाएगा, P2 upon P1 आ जाएगा। अगर आप इसको लेके चलते हैं
तो क्या आएगा P1/P2। ये फार्मूले में 2.303 nRT log V2/V1 V2/V1 की जगह लिख सकते हो P1/P2। अगर आप यहाँ माइनस खत्म करना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर दीजिए, P2 ऊपर ले जाइए और P1 को नीचे ले आइए। तो ये सभी फार्मूले एक जैसे ही हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी तो मैथ है। अगर इसका प्लस करना चाहते हो इनको उल्टा कर दीजिए। अगर प्रेशर की फार्मूले हैं तो V2/V1 की जगह क्या लिख दीजिए P1/P2, तो अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे। इसी तरह से वर्क ऑफ रिवर्सिबल कंप्रेशन निकालना चाहते हैं तो इसी का माइनस का प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 2.303 nRT log V2/V1। फिर अगर आप प्रेशर में लिखना चाहते हैं तो V2/V1 की जगह लिख दीजिए P1/P2। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, मेन एक ही फार्मूला है, यहीं से सारे बन जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ P1/P2 कंप्रेशन एक्सपेंशन आपने याद रखना है, एक में माइनस और कंप्रेशन में प्लस रखना है। तो ये फार्मूले आपको आने चाहिए। बाकी आपका जो है नेचुरल लॉग जो है, कॉमन लॉग जो है, ये आपको लॉगरिथम जो होता है ये आना चाहिए। लॉग होता है क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए। तो ये भी आप आई होप आपने लोअर क्लासेस में किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपने जो मैथ के लेक्चरर हैं वहाँ से आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमें एक दिन लॉगरिथम का जो है वो हमें लेक्चर दे दीजिए। अगर वो नहीं टाइम निकाल पाते हैं तो मुझे बताइए, मैं इस पर एक छोटा सा आपको एक लेक्चर दे दूंगा इसके ऊपर।